तो पोर्टफोलियो बनाने के, स्टॉक चुनने के जो तीसरा तरीका होता है, हम क्या करें कि म्यूचुअल फंड को सर्च करें। अपने देश में आपको पता है कि नहीं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे हम क्या करते हैं, हम खुद अपने से स्टॉक चुनते हैं और निवेश करते हैं। तो खुद से स्टॉक चुनने में, उसके निवेश करने में कई तरह के मतलब बाधाएं होती है। बाधाएं इन द सेंस क्या होती है, सबसे पहले अनुशासन, जानकारी, समय, कई तरह की चीजें होती है। फिर इसके बाद पैसा, ये सब चीजें चाहिए तब कहीं जाकर के हम डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और प्रायः देखने में आता है कि जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, 80-90% से अधिक लोग नुकसान करते हैं। क्यों नुकसान करते हैं? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है। तो होता क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनी बीच में आ जाती है। म्यूचुअल फंड कंपनी यह कहती है कि भाई आपका पैसा आप पैसा हमको दीजिए, उस पैसे को हम अपने अनुसार मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारे पास एक्सपर्टीज होगी, यानी मैं पूरा काम स्टॉक मार्केट का करूंगा। हम ऐसे लोगों की टीम बनाएंगे जो कि स्टॉक मार्केट का विशेष अध्ययन किए हुए हैं। इसके बाद हम पूरी रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके हम कुछ स्टॉक चुनेंगे जिसमें हम आपका पैसा डालेंगे, और जो उस पैसे के निवेश पर जो घाटा और फायदा होगा हम आपको उसी रूप में वापस कर देंगे। बदले में हमको एक निश्चित अमाउंट चाहिए। निश्चित अमाउंट कितना लेते हैं? जितना हम पैसा पे करते हैं, उस पैसे का लगभग 2.5% एक्सपेंस रेशियो उनका होता है। अब बड़े से बड़े अपने देश में चलिए, किसी भी प्रोडक्ट को उठाकर देखिए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है आपके सामने नहीं होगा जिस पर कि उसकी लागत लिखी हो। जैसे मान सकते हैं कि पेन हमने लिया है, इस पेन पर यह लिख करके नहीं आता है कि पेन कितने का बना था और कितने में मिलेगा। केवल म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर आपको पता होता है कि हमारी लागत कितनी लगती है। किसी भी म्यूचुअल फंड में चले जाइए तो 2 से 2.5% का उनका जो है अपना एक्सपेंस रेशियो होता है। तो जैसे हमने मान सकता है कि 1 लाख रुपया पे किया, उस 1 लाख का 2.5% यानी 2,500 रुपया 1 साल का लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फंड को मैनेज करते हैं, वो रिटर्न दिलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक फायदा और भी होता है, डायरेक्ट स्टॉक में निवेश में और म्यूचुअल फंड में। डायरेक्ट जब हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मालूम चलता है, जैसे हमको इच्छा करती है कि जैसे 10,000 रुपया हमारे हमारे पास है और हम चाहते हैं कि एमआरएफ का शेयर लेना। क्या संभव है कि हम एमआरएफ का शेयर ले पाएंगे? 80,000 रुपये का एक शेयर है। या यूं कहें, हम चाहते हैं कि इस 10,000 रुपये में पेज इंडस्ट्री का भी एक शेयर लें जिसके 30,000 रुपये चल रहा है, नहीं ले पाएंगे। हम चाहते हैं कि एचडीएफसी बैंक भी ले लें, कोटक महिंद्रा बैंक भी ले लें, एशियन पेंट भी ले लें, तो 10,000 रुपये में नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम चोपड़ा का डायलॉग है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो जब हमारे पास 10,000 रुपया होगा तो हम कहां से ले पाएंगे? तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि इसको संभव बनाते हैं। हमारा 10,000, आपका 10,000, पता नहीं हजारों लोग फंड में पैसा लगाते हैं, तो मान चलते हैं उनके पास कुल मिलाकर के 200-300 करोड़ इकट्ठा हो गया। तो अब उस 200-300 करोड़ में 1% मालूम चलता है कि एमआरएफ का शेयर ले लिए, 2% मालूम चलता है कि एशियन पेंट का शेयर ले लिए। तो होता क्या है कि हमारा छोटा सा पैसा, हमारे 500 रुपया ही यदि हम उसको देते हैं, तो उस 500 रुपए में हम 50-60 अच्छे स्टॉक होल्ड कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड निवेश के माध्यम, मतलब निवेश के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। हमें क्या करना है, जो अपने देश में कम से कम 40 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, आप देखेंगे तो एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक, फिर आपका केनरा रेबको, निप्पन, निप्पन के बाद मिराए, पीपीएफएस, 40 कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड का काम करती हैं। और हम उन म्यूचुअल फंड को क्या करें, उनके फंड को, उसके पोर्टफोलियो को देखें। तो आप पोर्टफोलियो को देखेंगे ना तो एकदम क्लियर कट आइडिया मिलता है कि वो कहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो कैसे पैसा बनाते हैं। क्योंकि उनको हमारी जिम्मेदारी होती है, हम उनको पैसा देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है। वो सीए और सीएस टाइप का कोर्स किए रहते हैं, वो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो अच्छे स्टॉक चुनते हैं।
और आप देखिए टॉप टॉप उनकी कंपनियां कौन सी है म्यूचुअल फंड आप देखें तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक बार गूगल खोल लेता हूँ, दिखाते हैं उसको। तो आप मनी कंट्रोल की साइट पर चले जाइए, चाहे किसी भी साइट पर चले जाइए, तो आसानी से वहां आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड कंपनियों की टॉप होल्डिंग कौन सी है जहां से ये लोग पैसा बनाते हैं। एक मिनट खोल लेता हूँ। थोड़ा सा समय लग रहा है, एक मिनट खोल लेता हूँ। गूगल पे सर्च कर लिया मैंने। हमने सर्च किया हुआ है, अब मैं खोलता हूँ। देखिए ये आया सामने, आप लोगों को दिख रहा है सामने। अब आप ये देखिए कि जी जी म्यूचुअल जी। फंड कंपनियों द्वारा टॉप होल्डिंग कौन सी है। टॉप 10 स्टॉक्स: HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक। ये इनकी टॉप 10 होल्डिंग है जो म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा होल्ड करके अपने निवेशकों को पैसा बना के दिया जा रहा है या पैसा रिटर्न दिया जा रहा है। सवाल ये है मेरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अच्छे स्टॉक्स यानी जो जब बिल्कुल जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, जब वो स्टॉक्स हमारे सामने मौजूद हैं, तो हमें बाहर जाने की जरूरत क्या है। हमें छोटे मोटे या यूं कहें कि क्या कहें, मतलब नए स्टॉक जानने की क्या जरूरत है। जो चीज सोची समझी हुई, जो चीज जांची परखी हुई विकल्प हमारे सामने मौजूद है, तो फिर हम दूसरे पर क्यों हम ध्यान डालें। इसी तरह से देखिए टॉप 10 स्टॉक है, अब हम जाएंगे इसी में तो आपके टॉप 25 भी स्टॉक मिल जाएंगे। अब टॉप 25 इसी में देखिए कहीं मिलेगा, स्टॉप शेयर कर दें तो हमें वहां से निकल जाएगा। रुकिए, खुल नहीं पा रहा है, एक मिनट रुकिए। एक टॉप 10 ही निकल के आ पा रहा है, इसी में कहीं होगा टॉप 25। सॉरी, नहीं निकल पा रहा ठीक से। तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे ना कि टॉप 25 स्टॉक्स कौन से हैं, तो वहां पर आसानी से आपको टॉप 25 स्टॉक्स मिल जाएंगे जो म्यूचुअल फंड द्वारा होल्ड किए जाते हैं, जिससे म्यूचुअल फंड लगातार पैसा बना के दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं, इसी तरह से यदि आप सर्च करेंगे कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कौन से अच्छे स्टॉक्स होल्ड किए जाते हैं, यदि आप उसको सर्च करेंगे तो वो भी 25 स्टॉक्स आप उनकी लिस्ट देख लीजिए और उसमें से अपने पसंद के स्टॉक चुनिए, पोर्टफोलियो बनाइए। ये सब जो है बिल्कुल प्रूव किया हुआ उनका पोर्टफोलियो है। वो पोर्टफोलियो कई मानकों पे परखा हुआ पोर्टफोलियो है, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। पूरे दुनिया में वो पैसा बना के दे रहे हैं जो विदेशी संस्थागत निवेशक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा अच्छे स्टॉक, बड़े स्टॉक तलाशने के चक्कर में रहते हैं और सोचते हैं कि कोई मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। वो छोटा स्टॉक हम सर्च करते हैं
स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक, पेनी कैटेगरी का स्टॉक, वो और नीचे चलता जाता है। और एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लगातार नई ऊंचाइयों को छूते जाते हैं। तो हमको आपको वहां पर पैसा डालना चाहिए जो लगातार नई ऊंचाइयों को छूते जाते हैं। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जो स्टॉक होल्ड किया जाता है, उस स्टॉक को भी हम अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। कोई संदेह है इसमें? नहीं सर। किसी को कोई संदेह है? नहीं सर। नहीं, क्लियर है। बहुत बेहतरीन, बहुत आसान मैं बता रहा हूँ जी। चौथा मैंने तरीका बताया। पांचवा तरीका जो मैंने बताया था आपके पोर्टफोलियो के लिए, पांचवा तरीका है कि मार्केट से टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक को हम चुन लेते हैं। पिछले 12-15 सालों में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप यदि ग्रुप में डालेंगे तो ग्रुप में हम डालते रहते हैं बीच बीच में, कहीं आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे भी मिल जाएगा, जो कि पिछले 12-15 सालों का आप उठा करके देखिए। बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, ये जो टॉप की कंपनियां हैं, आप देखेंगे तो हर साल ये 20 से 25% के आसपास ग्रोथ कर रही है। बजाज फाइनेंस तो आप देखेंगे, उसका सीजीआर देखेंगे तो लगभग 40 के भी ऊपर चला जाता है। पेज इंडस्ट्री, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं। तो हम क्यों दूसरे जगह जाएं? जिस हम स्टॉक को नहीं जानते हैं, जिस स्टॉक के बारे में हमको नहीं जानकारी, हम क्यों उस स्टॉक को देखें? या तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, बहुत ज्यादा हमें रिसर्च करना आता हो, तब तो ठीक है, तब तो हम जाएं अंदर। यदि हमें रिसर्च करना नहीं आता है, हम बिल्कुल एकदम लेमैन आदमी है, बिल्कुल हम कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम स्टॉक मार्केट की तेजी का लाभ लेना चाहते हैं, तो जो पहले से मौजूद है हम क्यों ना उसमें इन्वेस्टमेंट करें? कोई संदेह है क्या? नहीं सर। बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप एक मिनट निकाल लेता हूँ, मैंने डाला था इसमें ग्रुप में ही कहीं डाला था, जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। हाँ, ये देखिए बजाज फाइनेंस जो है पिछले 10 सालों में 55% के दर से बढ़ रहा है। यानी हर साल आप देखेंगे तो पैसा कितना, हर दूसरे साल पैसा डबल कर दे रहा है बजाज फाइनेंस। हमें किसी और को सर्च करने की जरूरत है क्या? दूसरे नंबर पर आयसर मोटर, वो राज सर है कि नहीं, कल बता रहे थे, है तो वो मैं लाइन पे सुन रहा हूँ। रॉयल इनफील्ड जी मेरे पास है। रॉयल इनफील्ड 38% का सीएजीआर देता है। 38% का सीएजीआर मतलब 3 साल में ये पैसे को डबल कर देता है। अगली बार बात करें। सॉरी क्या? सॉरी एक इंटरप्ट कर दिया मैंने आपको। एक क्वेश्चन था कि मैंने भी कल देखा कि आने वाले टाइम पे रॉयल इनफील्ड अपने मैन्युफैक्चरिंग को लेके और ही रिसर्च कर रहा है, और आने वाले टाइम पे और प्रोडक्शन हाउस इसका बढ़ जाएगा, साथ ही साथ वो सर्विस और बढ़ा रहा है और न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च लेके आ रहा है। तो अभी हमारे पास चांस है सर, ये क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करने का। मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ कि कितने स्टॉक में परचेजिंग करना सही रहेगा, छोटे अमाउंट में या फिर बड़े अमाउंट में डाल दूं, ज्यादा सही रहेगा? आप छोटे से शुरू करिए, उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, एक बार की बड़ा अमाउंट मत इन्वेस्टमेंट करिए। मतलब वही मंथली हिसाब से चलता रहेगा? हाँ हाँ, आप मंथली तरीका अपनाइए, एसआईपी का सबसे बेस्ट तरीका होता है। बराबर सर, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप देखिए बर्जर पेंट भी पिछले 10 सालों में 36% की दर से ग्रोथ कर रहा है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस का ही जो दूसरा है बजाज फिनसर्व, ये भी 35% की दर से ग्रोथ कर रहा है। ब्रिटानिया किस दर से ग्रोथ कर रहा है? ये भी 33% की दर से ग्रोथ कर रहा है। इन्फोएज जो कि जोमेटो जिसका आईपीओ लिस्ट होने वाला है, इन्फोएज के पास आपको जानकर इतने बढ़िया बिजनेस है। आपको पॉलिसी बाजार, नौकरी.com, 99 एकड़, जीवन साथी.com, उसके अनगिनत स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट है। बहुत बड़ी कंपनी है इन्फोएज, और आने वाले समय में देखिएगा इन्फोएज निफ्टी की कंपनी है। निफ्टी में बहुत जल्द ये अपना स्थान बनाएगी इन्फोएज। तो इन्फोएज किस दर से बढ़ रहा है? इन्फोएज भी 30% के दर से बढ़ रहा है, 33% के। इसके बाद श्री सीमेंट, हैवेल्स इंडिया, हैवेल्स जो बिजली के प्रोडक्ट बनाती है, फिर पीडीलाइट जो फेविकोल का प्रोडक्ट बनाती है। पीडीलाइट कैसे रिटर्न दे रही है? 29% की स्पीड से। एबॉट इंडिया जो कि फार्मा कंपनी है। इसके बाद डीवीज लेबोरेटरी, एशियन पेंट, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टाइटन, इंद्रप्रस्थ गैस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बायोकॉन, अरविंदो फार्मा। इस तरह से लंबी चौड़ी सूची है।
जिसको हम, जो हमारे आपके सामने वेल्थ क्रिएट करके दे रहा है, और हमारे सामने वेल्थ क्रिएटर मौजूद है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एचसीसी में तलाश रहे हैं कि एचसीसी जो है एलएनटी बनेगा। एचसीसी कभी एलएनटी नहीं बनेगा, आप नोट कर लीजिएगा, मैं एकदम सही बात कर रहा हूं सर। यदि आप छोटे स्टॉक को चुनते हैं ना, तो 20-25 स्टॉक छोटे को चुनेंगे ना, तो उसमें से 1-2 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो लॉन्ग टर्म में जाकर के पैसा बना के देगा, बाकी जैसे तैसे वैसे ही रह जाएंगे। अभी तमाम छोटे छोटे स्टॉक चल रहे हैं ना, आप रैंडम सर्वे करिए, उन जो भी छोटे छोटे स्टॉक जो साल भर में 300-300%, 1,000% का रिटर्न दिए हुए हैं, आप उसकी सूची बनाइए और 2 साल 3 साल बाद देखिएगा, जहां से शुरू हुए तो फिर आपको वही मिलेंगे। आर्चीज हो गया, पता नहीं बहुत सारी कंपनियां हैं, किसको जैसे जेपी पावर कहते हैं, जेपी एसोसिएट कहा जा रहा है, फ्यूचर कंज्यूमर कहा जा रहा है, आपका जैन इरिगेशन कंपनी है, आप देखिएगा, सुजान एनर्जी है, ये सब के सब घसीटते पसीटते फिर वही मिलेंगे आपको, क्योंकि इनके अंदर जो बढ़ने का गुण होना चाहिए, गुण है ही नहीं, भयंकर कर्ज है, मैनेजमेंट खराब है, और जो मैनेजमेंट अच्छा है, जो बिजनेस अच्छा है, वो लगातार ग्रो कर रहा है। वो कहावत है ना हम लोगों के यहाँ कि सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए बार बार, बार। सॉरी, महंगा रोए एक बार, एक बार सस्ता रोए बार बार। हाँ। यदि हम अच्छे स्टॉक पर निवेश करते हैं, चाहे पेज इंडस्ट्री को लेते हैं, मारुति को लेते हैं, या इन्फोएज को लेते हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक को लेते हैं, एक बार हमको पैसा ज्यादा तो देना पड़ता है, लेकिन हमें बार बार रोना नहीं पड़ता है। वो जो स्टॉक्स होते हैं, अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो इनके द्वारा चुना गया है विदेशी संस्थागत निवेशकों या म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा, हम लोग भी उस पर विशेष थोड़ा सा जांच परख करके उसको लेंगे, तो ये लगातार नई ऊंचाइयों को छूते हैं। ये जांचा परखा हुआ फॉर्मूला है। तो हमें जो स्टॉक मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है, यदि आसानी से पैसा बनाना है, तो हमें वहां पर निवेश करना चाहिए। इसके बाद हम बात क्या करते हैं कि किसी भी एक जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनी म्यूचुअल फंड स्कीम है, हम उसका ही कॉपी कर ले। जैसे मैंने कल या परसों बताया था, 2 फंड मैंने बताए थे। एक फंड बताया था मैंने, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। आप उसका पोर्टफोलियो देखिए, मैं आप लोग को उसका पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, आश्चर्य करेंगे पोर्टफोलियो आप देख करके। पिछले कुछ सालों में 30% के आसपास सीएजीआर दे रहा है, और पोर्टफोलियो देखेंगे तो मजा आ जाएगा। हम लोग को ऐसे ही ऐसे थोड़ा बहुत सर्च करते रहेंगे ना, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। खुल गया। खोलता हूं मैं, एक मिनट शेयर करता हूं। अब ये देखिए, ये एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो मैंने खोल रखा है। कुछ नहीं करे, हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं। आप देखिए, बजाज फाइनेंस में 9.34%, यानी लगभग 10% इसने बजाज फाइनेंस पैसा डाला है। टीसीएस में 8.22, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी जो डीमार्ट कंपनी है, आप इसको देखिए 7.6%। इन्फो एज, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया, 6.76, कोटक महिंद्रा बैंक 5.32, डिवीज लैबोरेटरी 4.99, नेस्ले, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, पीडीलाइट, मारुति सुजुकी, टोरेंट पावर, मदरसन सोनी, बजाज फिनसर्व, श्री सीमेंट। देखिए आपके सामने ये एक बेहतरीन पोर्टफोलियो मौजूद है। कोई संदेह है क्या इस पोर्टफोलियो में? और आप इसका रिटर्न आप देखिए, रिटर्न इसका देखिए, रिटर्न देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे। अब ये देखिए रिटर्न इसका, 1 साल से रिटर्न देखना शुरू करते हैं।
एक सालों में इसने 54.95 यानी 55% का रिटर्न दिया हुआ है। 2 सालों में देखिए 49%, 3 सालों में 54%, 5 सालों में 111%, 5 सालों में इसने पैसे को डबल से ज्यादा किया है। 10 सालों में देखिए 426%, यानी 10,000 रुपया लगाया गया होगा तो उसकी वैल्यू 426% मतलब कितना, 52,000 कुछ रुपया इसने रिटर्न कर दिया, यानी 42,000 रुपये इसमें बढ़ोतरी हुई है। जब से लॉन्च हुआ है, कब लॉन्च हुआ है, दिसंबर 2009 में, और कितना रिटर्न दिया है, 579% यानी 580% का रिटर्न दिया है। जब ऐसे फंड, ऐसे स्टॉक्स हमारे सामने मौजूद है तो फिर हमें बाहर क्यों जाना। एक वो गुलाम अली का गजल है, आप लोग सुने होंगे कि बाहर मैं पीने के जाऊं जब मैं खाना घर में है। जब मैं खाना जब अच्छी चीज है यहाँ पर मौजूद है तो फिर हमें क्यों दिमाग लगाना है। मैं गलत कर रहा हूँ क्या, किसी कोई इसे नहीं सर, बिल्कुल कोई इत्तेफाक न रखता हो तो बताइए हमको। इसी तरह से ये तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हो गया। किसी भी फंड को आप उठाइए जो टॉप परफॉर्मर फंड है, म्यूचुअल फंड को हम देखते हैं, चलिए यहाँ से हमने, हाँ बोलिए सर। म्यूचुअल फंड में सर मिनिमम अमाउंट कितना लगाना चाहिए, मतलब जिससे हमें एप्रोप्रिएट प्रॉफिट हो। मिनिमम अमाउंट का म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए। मेरा तो अपना मानना है कि एक जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 to 30%, यदि कम उम्र है, आप चूंकि नए हैं तो मैं तो कहूँगा कि 80 से 90% पैसा आप इक्विटी में डायरेक्ट डालिए, म्यूचुअल फंड में 10-5% डालिए। जैसे मेरा अपनी मैं बात करूँ तो मेरा लगभग 10,000 की एसआईपी चलती है और हर महीने का 10-12 हजार के आसपास जो जैसी बचत होती है मैं डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो मैंने 50-50% अपना डाल रखा है। अब आप देखिए इसका टॉप परफॉर्मिंग फंड कौन सा है, आप देखिए, ये दिख रहा है ना आप लोगों के, देखिए इक्विटी इंडेक्स फंड, मल्टी कैप। अब जैसे हम मल्टी कैप पे चलते हैं, मल्टी कैप मतलब कि वो फंड जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों होता है। अब मल्टी कैप में देखिए किसी भी आप उठाइए, अब आप देखिए 5 सालों में 23% का रिटर्न चल रहा है। क्वांट एक्टिव फंड, बड़ौदा मल्टी कैप, महिंद्रा, तमाम तरह के मल्टी कैप फंड है जो अच्छे प्रदर्शन करे 5 साल में हम उसको सर्च कर लेते हैं। देखिए अब 5 साल में देखिए सबसे ऊपर क्वांट फंड दिख रहा है, क्वांट एक्टिव फंड। इसी को देखते हैं इसका पोर्टफोलियो क्या है, आइए देखते हैं। लेकिन ये फंड चूंकि नया है, आइए जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, क्यों? हाँ सर, बिल्कुल जी बिल्कुल सर। मैं ये कि बिल्कुल आसानी से आप लोग को समझ में आए, मैं वो बताता हूँ। आप इसका टोटल फंड पोर्टफोलियो खोल देते हैं, ये देखिए, अब ये देखिए इसका, ये आईटीसी में 8% पैसा डाला है, फोर्टिस हेल्थ केयर में 7.33%, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक, कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, वेदांता, आईसीसी सिक्योरिटीज, फार्मास्यूटिकल, सत्यम, ये सब दिख रहा है ना, सत्यलाभ। तो हम चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास कितने विकल्प हो गए, अभी मैंने 6 विकल्प बता दिए। पहला विकल्प बताया था घर से, दूसरा विकल्प बताया था टॉप कंपनी मार्केट कैपिटल के हिसाब से, फिर म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड जो सभी म्यूचुअल फंड को मिला करके जो होल्डिंग करता है वो। इसके बाद मैंने एफआईआई बताया था। इसके बाद मैंने बताया था कि किसी एक म्यूचुअल फंड जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है हम उसको कॉपी करते हैं। इसके बाद एक और तरीका है, बहुत ही शानदार तरीका है, हम लोग उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। एक तरीका है कि मार्केट के जो हमारे यहाँ जो दिग्गज निवेशक हैं उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करना। हालांकि किसी भी का भी पोर्टफोलियो कॉपी करना थोड़ा सा खराब होता है। खराब इन द सेंस ये होता है कि उनकी बुराइयां भी हमारे अंदर आ जाती है। यानी वो यदि गलत स्टॉक चुन रखे होंगे तो वो गलत स्टॉक भी हमारे पास आ जाती है। एक तो ये कमी होती है। दूसरी एक कमी होती है कि उनका जो होता है रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर बात करूं कि अपने यहाँ ही जब राकेश झुंझुनवाला ने जेपी एसोसिएट खरीदा था तो बहुत सारे लोगों ने जेपी एसोसिएट एक साथ खरीदा था। यस बैंक को जब उन्होंने खरीदा था तब बहुत सारे लोगों ने यस बैंक को खरीदा था।
लेकिन कितना खरीदा था? जैसे जेपी एसोसिएट की बात की जाए तो शायद 28, जहां तक मुझे याद आ रहा है 28 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। यस बैंक में जो शेयर खरीदा था उन्होंने 60 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा था। लेकिन अब हम क्या करें, वो 60 करोड़ रुपए का शेयर खरीदे थे। अब देखिए 60 करोड़ रुपया उनके लिए क्या मायने रखता है। राकेश झुंझुनवाला की बात की जाए तो आज की डेट में जो उनका पोर्टफोलियो साइज है, जो मार्केट में उपलब्ध है, जो गूगल पे सोशल मीडिया में उपलब्ध है, उसके मुताबिक 16,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। अब 16,000 करोड़ का 60 करोड़ कितना होगा? 1% होगा तो 160 करोड़ होगा। यानी यह जो है 0.25 या ये कहें कि 0.35% जो है उन्होंने अपना पोर्टफोलियो यस बैंक को सपोर्ट किया था। अब 0.1% यदि लगा रहा है कोई, या 1% लगा रहा है, तो वो पैसा डूब भी जाए चाहे बढ़ भी जाए तो कोई उसके सेहत पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी जो पोर्टफोलियो साइज है, मान चलते हैं कि 1 लाख रुपया है, जैसे ही हम देखते हैं कि राकेश झुनझुनवाला यस बैंक खरीदते हैं, हम जाके पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का राकेश वही यस बैंक खरीद लेते हैं। तो गलती करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। तो हम क्या करें कि जो मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं सबको देखें। कौन कौन से दिग्गज निवेशक हैं अपने देश में? मिस्टर राकेश झुनझुनवाला को सब जानते हैं, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, रमेश दमानी, राधा किशन दमानी, अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल के बाद बात करते हैं तो वो पुरंजू बेलियात, मनीष पोबरई। मनीष पोबरई के बाद बात करते हैं सौरभ मुखर्जी, फिर आपके रिदम देसाई। फिर ये मार्केट के दिग्गज निवेशक हैं, इनको पूरा मार्केट फॉलो करता है। जब ये किसी स्टॉक को खरीदते हैं ना, दूसरे लोग भी उसके पीछे पड़ जाते हैं उस स्टॉक को खरीदने के लिए। और आप इनके स्टॉक जो खरीदने की कला को आप देखिए, वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करता है। अब ज्यादातर स्टॉक को आप देख लीजिए। तो हम क्या करें कि 10-12 जो भी मार्केट के दिग्गज निवेशक हैं उनको देखें, उनके सभी स्टॉक को नोट करें एक जगह। कैसे नोट करेंगे? आप आए दिन आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट पर या मनी कंट्रोल पर ये आता है हर 3 महीने पर कि इन क्वार्टरली में इन दिग्गज निवेशकों ने किस स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ाया है और किस स्टॉक में अपना स्टेक कम किया। तो हम वहां से अपने लिए अच्छे स्टॉक चुन सकते हैं। और वो जो स्टॉक होंगे वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं। आप लोग इसको करके देखिए। मनीष पोबरई का जो पसंदीदा स्टॉक है रेन इंडस्ट्री को देखिए। आप सौरभ मुखर्जी का जो मार्सलेस इन्वेस्टमेंट, जो उनकी 3-4 किताबें उन्होंने लिखा है, जिसमें मैंने 2-3 किताबें मैंने खुद पढ़ रखी हैं, जिन्होंने भारत में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को बताया है कि कैसे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग किया जाए। और वो जब स्टॉक को लेते हैं तो सोशल मीडिया में आता है कि कौन से स्टॉक को ले रहे हैं। उन्होंने अमृतांजन लिया था, गोदरेज प्रॉपर्टी लिया था, फिर अभी कुछ दिनों पहले कई आप पढ़ते रहे, देखिए मिलता रहेगा आपको। और आप यदि ट्विटर पे सक्रिय है तो ट्विटर पे तमाम ऐसे जो प्रोफाइल है, ट्विटर प्रोफाइल जो इस तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करती रहती है, आप उसको फॉलो करिए, फिर देखिए वहां से स्टॉक निकालिए। आपको आसानी से वहां से 15-20 स्टॉक आपके निकल जाएंगे। एक है वो डॉली खन्ना, जिसको राजीव खन्ना है, तो जो स्टॉक को चुनते हैं वो स्टॉक बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता है। उनके पसंदीदा स्टॉक कौन कौन से हैं? मोसिल है, मनाली पेट्रोकेमिकल है, फिर आपका श्रीकालाहस्ती पाइप है, फिर और देखेंगे रेन इंडस्ट्री भी उनका पसंदीदा स्टॉक्स है। और बात करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप देखेंगे मिल जाएगा। एक और है जो क्या नाम है उनका, गोरे गोरे से हैं, जो नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बहुत सोशल मीडिया में बहुत कम सक्रिय रहते हैं। उनको आप देख सकते हैं, जिनके पास आपके एसोसिएट एल्कोहल है। एसोसिएट एल्कोहल को जो छोटे छोटे स्मॉल कैप स्टॉक चुनते हैं। फिर इसके बाद उनके पास वो गांधीमनी अप्लायंसेज है, उनके पास बहुत सारी नोसिल भी है उनके पास। तो आप देखेंगे कई दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो को देखेंगे ना, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ पोजीशन होती है। तो हम चुपचाप उसी स्टॉक को ले लें। जैसे नोसिल को आप देखेंगे
तो कई दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो मिलता है। उसी तरह से बिरला जो सॉफ्टवेयर है वो भी कई दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो में मिलता है। टाइटन कई दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो में मिलता है। तो जब किसी एक स्टॉक पर ढेर सारे दिग्गज विश्वास कर रहे हैं तो फिर हमको विश्वास करना चाहिए कि नहीं विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करना चाहिए। आंख बंद करके हमें फॉलो नहीं करना है, लेकिन उस स्टॉक को लेकर के देख करके हम अपना मूल्यांकन तो कर ही सकते हैं ना कि वो स्टॉक अच्छा है कि खराब है। यदि अच्छा लगता है तो निवेश करें, खराब लगता है तो छोड़ दें। 15-20 स्टॉक का हमें पोर्टफोलियो बनाए, देखिए बढ़िया बनता है। और इसके बाद 8वां जो तरीका है, जो एक और बेहतरीन तरीका है, वो है सेक्टर ग्रोथ के हिसाब से। सेक्टर ग्रोथ का हिसाब बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन तरीका है। इस तरीके में हम बात करते हैं तो जैसे क्या करते हैं कि जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि रियल्टी इंडेक्स में तेजी आ रहा है, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि रियल्टी सेक्टर में ग्रोथ होने जा रहा है। उसमें एक बार भी इकोनॉमिक टाइम्स में पेपर भी आया था कि तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने 10% अपने जो प्रोजेक्ट की जो मकान की जो बिल्डिंग बना रखे उसकी कीमत उन्होंने बढ़ाया था। तो रियल्टी इंडेक्स में तेजी आ रही है। तो जो इंडेक्स मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, हम क्या करें कि उस इंडेक्स से जो इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है टॉप 3 कंपनी को सिलेक्ट करके पैसा लगाना शुरू कर दें। अब देखिए कैसे पैसा बनता है। तो हमारे आपके सामने ढेर सारे रास्ते हैं पैसा बनाने के, ढेर सारे रास्ते हैं। हमें कोई एक यूनिक रास्ता चुनना होगा, हमें कोई अपना एक रास्ता बनाना होगा। और हम जब एक अपना रास्ता बनाएंगे तो हमें निश्चित तौर पर अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। कोई संदेह है इसमें? नहीं, क्यों सर, कोई बताएगा? एकदम बहुत सर जो आसान। आपने 8वां पॉइंट बोला एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। 8वां पॉइंट 8वां पॉइंट मैंने बताया था कि कोई एक सेक्टर जब ग्रोथ कर रहा हो, जैसे होता है ना कि निफ्टी जिस स्पीड से चल रहा हो और आप उसके तुलना दूसरे इंडेक्स से करिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे रिटर्न, तो मालूम चलता है कि कोई एक जो इंडेक्स है बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। जैसे इस समय रियल्टी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है पिछले कुछ महीनों से। बीच में आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी बढ़ रहा था, फिर अभी हालांकि डाउन हो गया, फिर बढ़ेगा, जिसमें आपके गन्ना वगैरह से संबंधित, चीनी से संबंधित कंपनियां। आईटीएफ सेक्टर देखिए लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। तो जो इंडेक्स मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है उस इंडेक्स से हम 3 कंपनी ऊपर से सेलेक्ट कर ले, टॉप 3 कंपनी, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और आपको निश्चित तौर पे वो पैसा बना के देगा। आप गोदरेज प्रॉपर्टी को आप देखिएगा, जिस भी भाव पर है 5 साल बाद देखिएगा ये कम से कम यहाँ से भी 2.5 गुना 3 गुना होगा ये गोदरेज प्रॉपर्टी के अतिरिक्त। और इसमें जाएंगे तो एक साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, वो भी बहुत अच्छी से ग्रो करेगी। ओबेरॉय रियल्टी जिसपे की डेप्थ बहुत कम है, आप देखिएगा ये भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा। उसी तरह से देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जब बढ़ रहा था, यानी जो एथेनॉल वगैरह को लेकर के, तो जो इसमें टॉप 3 कंपनी है, टॉप 3 कंपनी कौन सी है? ईआईडी पेरी। हम टॉप 3 कंपनी लेते हैं तो उससे क्या चीज होते हैं? पहली चीज क्लियर होता है कि वो जो कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रांग है, पहला हम सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरा सुरक्षित हो जाते हैं कि मैनेजमेंट भी उसका शानदार होता है, तो हमें अच्छे स्टॉक वहां से मिल जाते हैं। तो जैसे गन्ने वाली यानी जो एथेनॉल प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे ईआईडी पेरी। ईआईडी पेरी के बाद बात करेंगे तो बलरामपुर चीनी, उसके बाद बात करेंगे तो द्वारिकेश के धामपुर शुगर आता है वो, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। तो ये टॉप की कंपनियां, हमें ज्यादा रिसर्च यदि करने का मन नहीं है तो चुपचाप हम टॉप 3 कंपनी को स्टॉक मतलब चुन करके हमसे पैसा लगाना शुरू करते हैं। आपको निश्चित तौर पर जो निफ्टी का जो रिटर्न होता है, जो औसत रिटर्न होता है, उससे आपको 4-5% अधिक ही रिटर्न प्राप्त। और यदि साल की बात करेंगे तो साल में यदि 5 साल तक आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आसानी से 25% से ऊपर का सीएजीआर हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पोर्टफोलियो बनाने के तरीके बताए। इसमें किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई और पूछना हो तो बता पूछिए।
सही, एक बार प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसके बाद समझ आएगा प्रॉपर तरीके से। प्रैक्टिकल करिए। बिल्कुल आपने बहुत इजी तरीका बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, मैं ये तरीका ही बताने की कोशिश करता हूँ। प्रैक्टिकल करिए, देखिए आपको फायदा होता है कि नहीं। ना हो तो उसको पेपर वर्क करिए, पहले बहुत अच्छे से करिए पेपर वर्क। और यदि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है कि हम कोई स्टॉक कौन सा चुने कि स्टॉक अच्छा हो या बुरा हो, उसके फिर फंडामेंटल विश्लेषण पढ़िए। जो मैंने 17-18 पॉइंट बताए थे एक बार, उसको देखिए। उसका आरओसी कितना है, आरओई कितना है, उसके ऊपर कर्ज कितना है, उसका सेल्स ग्रोथ कितना है। तो हम क्या करें, हम किसी भी स्क्रीनर की साइट पर चले जाएं और हम उसको देखें। जैसे हम किसी स्टॉक को बात करते हैं, जैसे आयशर मोटर की ही बारे में बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ हम दे दें। एक मिनट, कहाँ चला गया गूगल, कहाँ चला गया? जैसे मनी कंट्रोल की साइट है, मनी कंट्रोल पे हम चलते हैं, देखते हैं आयशर मोटर, ये देखिए आयशर मोटर मैंने खोल दिया सर। अब हमें देखिए छोटा मोटा चीजें हमको क्या देखना है इस बारे में। पहली चीज तो ये देखिए कि 2589 आज इसका भाव है। भाव कोई मायने नहीं रखता है, भाव के नीचे चलता है। ये देखिए सर, इस स्टॉक को देखिए, हाई लो तमाम यहाँ से दिखा हुआ है। देखिए मार्केट कैपिटल इसमें कहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा है मार्केट कैपिटल? ये देखिए मार्केट कैपिटल, ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटल 70,500 करोड़ है, यानी 70,000 करोड़ की कंपनी है। अब आप इसका पीई वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, कितना पीई है इसका। यार इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है, एक मिनट उसका खुलता हूँ, रुकिए। स्क्रीनर की साइड पर, स्क्रीनर की साइड सबसे अच्छी। अब देखिए सर, हमें सबसे पहले क्या देखना है, दिख रहा है कि नहीं आयशर मोटर का? दिख रहा है कि नहीं भाई साहब आयशर मोटर? अब देखिए आयशर मोटर का मार्केट कैपिटल 70,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 2580। अब यहाँ पर देखिए पी इसका 52.4 दिख रहा है, बुक वैल्यू ये दिख रहा है। हमें मेन फोकस करना है आरओसी और आरओई पर। आरओसी देखिए इसका 16.6 है और इसका आरओई जो है 12.6 है। तो हमको आरओसी और आरओई कम से कम 15% के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहला हमको ये देखना चाहिए। इसके बाद हम नीचे आते हैं, एक बार हम चार्ट खोल करके चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट ऊपर जाता हुआ है कि नहीं है। ये देखिए ये चार्ट इसका ऐसा चार्ट है, यानी ये चार्ट आपको संतोषजनक चार्ट है, ऊपर जाता हुआ चार्ट दिख जाए। और देखिए नीचे हमें यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस हमको ये देख लेना चाहिए कि कंपनी का लगातार सेल्स बढ़ता हुआ हो। देखिए दिसंबर 2009 में ये 2939 करोड़ था, यानी 3,000 करोड़ का सेल था। इस समय कितना सेल्स है? 8,720, यानी इसका सेल्स बढ़ रहा है। इधर 3 सालों में थोड़ा सा डाउन हुआ है। उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 139 है, 139 करोड़ है, देखिए ये 2183 करोड़ है, यानी इसके प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। ओपीएम देखना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये देखिए जो 5% रहा है 24%, बहुत अच्छा जा रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ होना चाहिए। नेट प्रॉफिट देखिए तो जो 83 था, देखिए 2200, 1800, 1347 करोड़ हो चुका है। सेल्स देखिए
अब आप देखिए इसका सेल्स 10 सालों में 7% की दर से बढ़ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। 5 सालों में 7%, ये भी अच्छा नहीं है। हमको आपको वो कंपनी चुनना चाहिए जिसका सेल्स भी 10% के ऊपर जाए। अब हम इसी सेगमेंट में दूसरे कंपनी को ले लेते हैं। ये हीरो मोटर का आप देखिए, जब हीरो मोटर का आपको देखिए, यहाँ से नीचे इसका सेल्स देखिए, इसका सेल्स और बेकार है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए, पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं दिखा रहा, 5 सालों में 2% दिखा रहा है। जो 2% का ग्रोथ करेगा वो कहाँ से आपको देगा? इसको भी हीरो होंडा को भी छोड़ देते हैं। टीवीएस मोटर को देखिए, हम लोग को छोटा मोटा रिसर्च ऐसे ही करना। अब ये देखिए टीवीएस मोटर को, टीवीएस मोटर का सेल्स देखिए पिछले 10 सालों में 11% की दर से बढ़ रहा है। मतलब ये जो स्टॉक है आयसर की तुलना में अच्छा स्टॉक है। तो छोटा मोटा हम लोग रिसर्च सर्वे करेंगे ना, तो हमको आपको अच्छा स्टॉक अपने आप समझ में आने लगेगा। तो ठीक है सर, जी कुछ समझ में आया? बढ़िया है सर एक और एक क्वेश्चन था मैंने कि 10 साल का जो मेरा कंपाउंडेड सेल ग्रोथ होना चाहिए वो मोर देन 20% होना चाहिए या फिर मोर देन 10%? सॉरी क्या? जो अगर मैं बात करूं, जो अपना सेल्स ग्रोथ की बात कर रहे थे हम अभी, और सेल्स ग्रोथ में 10 साल में 11%, 5 साल में 11%, 3 साल में 6%, जो अभी टीवीएस हम देख रहे थे। तो एवरेज की बात करें किसी कंपनी का, अगर हम सेल्स ग्रोथ देखना चाहें तो वो 10% से अबव होना चाहिए, 20% से अबव होना चाहिए? मेरा अपना मानना है कि 10% से ऊपर होना चाहिए। 10% से ऊपर किसी भी आप कंपनी को देखते हैं, उसका सेल्स 10% से ऊपर बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट भी 10% के ऊपर बढ़ना चाहिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.50 के नीचे होना चाहिए। तो 4-5 चीजों को हम देखेंगे ना, तो आसानी से हमको अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे, हम खराब स्टॉक को निकाल सकते हैं। तो ठीक है सर, 11 बजने जा रहा है, आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे। आज जो मैंने ट्रेडिंग के लिए तरीका बताया था, उस पर कल या परसों देखते हैं, बात करते हैं। जी जी जी, पसंद आया सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे।